Assalamu alaikum and good afternoon. Who is online? एक स्टूडेंट शो हो रही है मेरे पास सिर्फ. कौन ऑनलाइन है बेटा? जो स्टूडेंट ऑनलाइन है प्लीज़ मुझे बताइए. जी मरियम. ओके मरियम ज़फ़र बेटा, कैन यू हेयर मी? आवाज़ आ रही है मेरी आपको मरियम ज़फ़र? और तकरीबन 6-7 मिनट्स गुजर चुके हैं, स्टिल जस्ट एक स्टूडेंट ऑनलाइन है. बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? उन्होंने क्लास नहीं लेनी. मरियम, कैन यू हेयर मी? ओके मरियम, थैंक यू. बाकी स्टूडेंट्स को भी मैसेज दीजिए, ग्रुप में मैसेज कर दें, सब आ जाए. ओके थैंक यू. चलें, आपने ग्रुप में मैसेज भी कर दिया ऑलरेडी. 2 से 3 मिनट फर्दर वेट कर लेती हूँ मैं. जिस स्टूडेंट ने आना है ज़ाहिर है जिन्होंने पढ़ना होता है, और पोस्ट एंड सेकेंडरी का तो यही मसला है, वही गिनती के स्टूडेंट है जो टाइम से आ जाते हैं. बाकी तो बस सारे अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं. तो मैं 2 से 3 मिनट वेट कर लेती हूँ, आप आ जाएँ. तो उसके बाद जो है हम फिर लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं. वालेकुम अस्सलाम आयशा रज़ाक. वालेकुम सलाम फ़रहीन, कैसे हैं आप लोग बेटा? और समर वेकेशंस का मैसेज मिल गया है आप लोगों को? स्टूडेंट्स, समर वेकेशन का मैसेज मिल गया है आप सबको? आयशा, हमारा सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी जो है थोड़ा सा इसको स्पीडी लेके गए हैं. और इनफैक्ट स्पीडी तो नहीं कहना चाहिए, ये है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करती थी, क्योंकि स्टूडेंट्स तो स्टार्टिंग में आपकी यही रूटीन थी, 15 मिनट्स बाद ही ज्वाइन करना है. फिर हम कितनी देर पढ़ते थे? ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 मिनट्स. तो ये मैंने स्ट्रेटजी चेंज की, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कोर्स है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है. इम्यूनिटी हम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आई थिंक आपके 2 या 3 यूनिट रह गए हैं, और वो यूनिट इस तरह से कि वो सेल्फ एक टॉपिक्स ही हैं. तो नहीं, आज हम पढ़ेंगे फ़रहीन, पढ़ेंगे कि हम इम्यूनिटी को इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं, कोशिश करेंगे. ना भी हुआ तो कोई बात नहीं. तो जो 2-3 छोटे-छोटे से टॉपिक्स रह गए हैं मीनवाइल, उनके उनको फिर हम जो है, आपकी भी समर वेकेशंस है, आई डोंट नो आपको मैसेज मिला है या नहीं. तो आई विल गो थ्रू योर कंटेंट. जो चीज़ें 2-3 यूनिट्स रह गए हैं उनकी भी इंशाल्लाह पीपीटीज रेडी करके, तो आप जब वापस आएंगे इंशाल्लाह हम उन्हें भी कवर कर लेंगे. देन वी विल मूव टुवर्ड्स, अगर आप यहाँ आ जाते फिजिकली तो बहुत अच्छी बात है, वी विल मूव टुवर्ड्स योर टेस्ट, योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, बिकॉज वी डोंट नो आपके इंस्टीट्यूट ओपन होने के बाद किसी भी वक्त एग्जाम्स हो सकते हैं. हम इस चीज़ पे रिलाई नहीं कर सकते कि जी कोरोना था, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, कॉलेजेस ओपन नहीं थे तो डिले हो जाएगा एग्ज़ाम. इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, हमें अपनी तरफ से प्रिपेयर रहना है. सो वी विल मूव टुवर्ड्स योर बुक. बुक में जो चीज़ें हैं वो हम देख लेंगे. और इसके अलावा
जो आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ उन चीज़ों में उनके जो टेस्ट वगैरह हैं, थोड़े पेपर्स को रिव्यू कर लेंगे। फ़रीन आप क्या कह रहे हो? मैम असल में छुट्टियों में हम कवर करना चाह रहे हैं, इसलिए डिस्कस कर लेते हैं। छुट्टियों में आप क्या कवर करेंगे? मैं आपको जितने यूनिट्स कवर करवा चुकी हूँ, अगर आप इन सब यूनिट्स के लिए बुक खोल लें, ये मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इन तमाम टॉपिक्स को अगर आप अपनी छुट्टियों में बुक खोल के वहाँ से रिव्यू कर लें, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको वहाँ एडिशनल नज़र आएँ तो आप उन्हें भी पढ़ लें। नहीं कोई चीज़ समझ आती मुझसे पूछ लें। मतलब कहने का ये है कि जो भी टॉपिक आपको कवर करवाए हैं, ज़ाहिर है पीपीटीज़ में हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलते हैं, लेकिन बुक में थोड़ा डिटेल में चीज़ें होती हैं। सो अगर आप इन तमाम यूनिट्स को भी अपनी बुक से प्रिपेयर कर लेते हैं इन 10-12 दिन की छुट्टियों में, तो आई थिंक के बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। देन यू पीपल विल कम बैक, तो हमारे पास बहुत थोड़ा हमारा कंटेंट रह गया है, इंशाल्लाह हम उसे भी 1 से 2 हफ्ते में कंप्लीट कर लेंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा उसमें, ठीक है? और फिर हम टेस्ट और प्रिपरेशन की तरफ चले जाएंगे। इट्स गुड, अच्छा लगा मुझे कि किसी ने तो पढ़ाई लिखाई की बात की कि मैम हम खुद कवर कर लेंगे या पढ़ लेंगे, लेकिन इसके लिए मैं आपसे मैं बार बार कह रही हूँ। अच्छा ठीक है फ़रीन, इफ़ यू आर इंसिस्टिंग तो ठीक है, मैं आपको नाम भी बता दूंगी टॉपिक के, कोई इशू नहीं है, मैं आपको नाम भी बता दूंगी, लेकिन जो चीज़ें कवर हो चुकी हैं तो तमाम स्टूडेंट जो है वो ज़रूर बुक से इन तमाम टॉपिक्स को अच्छे से रीड करें, पढ़ें, याद करें। कोई चीज़ मिस हो गई है उसे पढ़ें, उसमें कोई चीज़ नहीं समझ आ रही मुझसे पूछें, मैं बता देती हूँ फ़रहीन। और 8 स्टूडेंट्स हैं स्टिल मेरे पास। मैं अब 2-3 मिनट मैंने कहा था, खैर ज़्यादा टाइम हो गया, बट अब मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए लेक्चर, ठीक है? ओके जी, फ़रहीन शकील बेटा, पहले हम कंटेंट आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं। हमारे जो यूनिट है बेटा, फर्स्ट यूनिट हमारा इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वी हैव कंप्लीटेड अल्हम्दुलिल्लाह। इन डेप्थ ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर वो भी हम पढ़ चुके हैं। थर्ड यूनिट था हमारा कम्युनिटी एज अ क्लाइंट वी हैव कवर्ड। देन वी डिस्कस्ड करंट स्टेटस ऑफ हेल्थ केयर इन पाकिस्तान, ये यूनिट भी कवर हो गया। एनवायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी भी आपको पढ़ा दिया। एपिडेमियोलॉजी, सर्विलेंस, इनकी डिफरेंट डेफिनेशंस थी, ये सब आपको मैंने पढ़ा दिया। अच्छा जी, अब हमने थोड़ा-सा सिर्फ़ और सिर्फ़ इनफैक्ट कम्युनिकेबल और ट्रॉपिकल डिज़ीज़ेज़ भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। हाँ, एग्ज़ैक्टली। ट्रॉपिकल डिज़ीज़ेज़ भी हमने जो एपिडेमियोलॉजी, सर्विलेंस वगैरह पढ़ी थी, उसी में कवर कर लिया था। कुछ रह भी गया होगा तो हम उसे देख लेंगे। बाकी diseases conveyed by ingestion, inhalation, and diseases conveyed from animal to human being, then sexually transmitted diseases, then हमारा यूनिट था ऑर्गेनाइजेशन, then immunity हम अभी कवर कर रहे हैं, ईपीआई हम पढ़ चुके हैं, रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। सो हम जो एक चीज़ मिस कर रहे हैं, सिर्फ एक यूनिट हमारा रह गया है, कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। ये भी कुछ ना कुछ तो हम जिस तरह से ये यूनिट्स पढ़ते रहे हैं इसमें हमने कवर कर लिया है, लेकिन चूंकि ये आपका अलग से एक यूनिट है कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन के नाम से, सो इंशाल्लाह इसके ऊपर एक पीपीटी में रेडी कर लेती हूँ। एक यूनिट ये है हमारा बेटे, और थोड़ा सा हम कम्युनिकेबल ट्रॉपिकल डिजीजेस का इंट्रोडक्शन एक यूनिट है आपका।
ये इसमें तकरीबन हाफ हम पढ़ ही चुके हैं। देखा जाए तो तकरीबन 1 या मैक्सिमम आप कह दें तो 2 यूनिट हमारे बाकी हैं और बाकी आपका सारा कोर्स कंटेंट कंप्लीट हो चुका है। इम्यूनिटी का एक टॉपिक आपका जो ये चल रहा है करंटली ये है। इसके अलावा आपका जो कोर्स आउटलाइन है यूएचएस ने जो दी है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब यही तमाम टॉपिक मैं आपकी बुक में ज़रूर एक मरतबा देखना चाहूँगी, तो इसलिए आपसे कहा कि सभी स्टूडेंट इन तमाम टॉपिक्स को अपनी बुक में से पढ़ें। आपको लगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास प्रीवियस कुछ पेपर अवेलेबल हैं या अच्छी चीज़ें सर्च करें। यू ऑल आर एडल्ट लर्नर करना पड़ता है, वो कवर कर लेंगे बुक से। ठीक है, अब क्लियर है सब स्टूडेंट्स को? फरहीन, शकील, इज इट ओके नाउ? जी, इम्यूनिटी का टॉपिक स्टार्ट किया था हमने, थोड़ी सी चीज़ें कवर कर ली थी। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, बैरियर्स कौन कौन से होते हैं, जनरल, फिजिकल, क्या रोल हमारी बॉडी में प्ले कर रहे होते हैं हमारी इम्यूनिटी में, पूरा इम्यून रिस्पॉन्स का जो एक वो है, जो बॉडी यानी जो रिस्पॉन्स शो करती है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। जो स्टेप्स थे कि किस तरह से हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ अगर एंटीजन एंटर होता है तो क्या स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज हमारी बॉडी शो करती है। अब हम ज़रा स्पेसिफिक जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, जैसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, इसमें बेटा टाइप्स देख लेते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है। एक्टिव इम्यूनिटी फॉलोइंग क्लिनिकल इन्फेक्शन, यानी किस किस तरीके से आपको पता है कि अगर कोई केस कोई भी क्लिनिकली आपको कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो ऑब्वियसली एक्टिव इम्यूनिटी यही होती है कि वो आपकी बॉडी में उसके अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। सो इट माइट बी ड्यू टू you are having a clinical infection. It might be following clinical infection and any subclinical infection and following vaccination. जब आपको वैक्सीन लगाई जाती है तो भी ऑब्वियसली वो एज एन एंटीजन ही आपकी बॉडी में दाखिल होता है और आपकी बॉडी में उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। सो ये जो क्लिनिकल इन्फेक्शन और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है, ये नेचुरल मेथड है। ज़ाहिर है बॉडी में खुद से आपने कोई उसे आर्टिफिशियली कोई चीज़ बॉडी में नहीं डाली थी कि जिसकी आपको मतलब नेचुरल रिस्पॉन्स है, ये सिंपल। और ये जो वैक्सीनेशन के थ्रू होता है दिस इज़ एक्वायर्ड। इसी तरह पैसिव इम्यूनिटी है। पैसिव इम्यूनिटी में जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं एंटीबॉडीज़ फ्रॉम मदर टू द फीटस प्लासेंटा के थ्रू भी, और जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें भी आपको पता है एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। तो ये दोनों मेथड नेचुरल में आ जाते हैं। इसके अलावा फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटी सीरम दिस इज़ एक्वायर्ड। इसमें हम एंटी सीरा या फिर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, फॉर्म्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, वो एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, अब इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। एक्टिव इम्यूनाइजेशन और इम्यूनिटी, इट इज़ एक्वायर्ड बाय एक्टिवेटिंग इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। फरहीन आप ओके, फरहीन ने आंसर दे दिया, ठीक है, चलें। Active immunization or immunity, it is acquired by activating immune system of the body. Body develop resistance against diseases by producing antibodies following the exposure to antigens. Active immunity is acquired either naturally or artificially. जो भी मैंने पीछे आपको बताया कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन में भी नेचुरल मेथड भी है, एक्वायर्ड जो आर्टिफिशियल मेथड भी है, एक्वायर्ड है। जो एक्टिव नेचुरल इम्यूनाइजेशन है बेटे, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम in the body to produce antibodies. It is achieved in both clinical and subclinical infections. जो active artificial immunization है, this is the type of immunization that is achieved by the administration of vaccines or toxoids. फिर बेटे passive immunization है और immunity is produced without challenging the immune system of the body. इसमें हम अपनी बॉडी से काम नहीं करवा रहे होते, उसे चैलेंज नहीं दे रहे होते। It is done by एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सीरम और गामा ग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडीज को हम इंजेक्ट करते हैं फ्रॉम अ पर्सन हु इज ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड। यानी कोई शख्स, जिस तरह से आजकल हम ये बोन मेरो ट्रांसप्लांट करते हैं, जिस तरह से ये हम देते होते हैं बेटा डिफरेंट डिजीजेस के अगेंस्ट, हम कहते हैं ना, जैसे ये कोरोना का है कि अगर इम्यूनिटी हो जाती है तो उसका प्लाज्मा लेके हम दूसरे पेशेंट में इंजेक्ट करते हैं, ये प्लाज्मा फोरेसिस वगैरह का, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। एक शख्स जो पहले से इस डिजीज़ के साथ उसका इनकाउंटर हो चुका है तो ऑब्वियसली वो इस डिज़ीज़ से इफ़ेक्टेड हो चुका है। सो अब वो क्या करेगा कि उसके अंदर आपको पता है ये बन जाती हैं गामा ग्लोबुलिन्स बनी होती है, वो हम वहाँ से लेके किसी दूसरे शख्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं टू अ नॉन इम्यून पर्सन। पैसिव इम्यूनाइजेशन इज़ ऑल्सो एक्वायर्ड ईदर नेचुरली और आर्टिफिशियली। जो नेचुरल इम्यूनाइजेशन है, पैसिव नेचुरल इम्यूनाइजेशन इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम द मदर बिफोर एंड आफ्टर बर्थ। बिफोर बर्थ इम्यूनिटी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू द fetus in the form of maternal antibodies, mainly IgG
through placenta, and after birth the antibodies, especially IgA, are transferred through breast milk. Passive artificial immunization, it is developed by injecting previously prepared antibodies using serum from humans or animals. This type of immunity is useful for providing immediate protection against acute infections like tetanus or measles, etc. ठीक है। अच्छा, मैं काफ़ी ऊंचा बोल रही हूँ शायद। अब बताइएगा, थोड़ा और ऊंचा बोलना शुरू हो गई हूँ। अब ठीक आ रही है आपको आवाज़? पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन में मैंने बताया था आपको, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, ज़ाहिर है वो हम डायरेक्टली जो सीरम्स होते हैं उसके अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं, वो ह्यूमन या एनिमल से लेके हम उनको एज अ इम्यूनोग्लोबुलिन यूज़ करते हैं फॉर इम्यूनिटी। और ये ज़ाहिर है डायरेक्ट प्रोटेक्शन, इमीडिएट प्रोटेक्शन इसीलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसको उसके लिए बॉडी में जो है खुद से उसको फाइट नहीं करना पड़ता, उसके अंदर पहले से इम्यूनोग्लोबुलिन से एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं उस इन्फेक्शन के साथ फाइट करने के लिए। इम्यूनाइजिंग एजेंट जो हैं बेटा, वो अभी जो डिस्कस कर लिया, वैक्सीन्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं या फिर एंटीसीरा है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं, देयर आर 5 मेजर क्लासेस, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीई और आईजीडी है। Two type of immunoglobulin preparations are available for passive immunization, नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन है और स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन है। फ़र्क सिर्फ ये है कि नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन वो एंटीबॉडीज़ होती है जो आपको ओवरऑल आपकी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या एजेंट के अगेंस्ट। और जो स्पेसिफिक हैं वो स्पेसिफिक जो डिजीज़ होती हैं उनके लिए होती हैं। तो स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बॉडी में इंजेक्ट की जाती है उन्हें हम स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। जी मारिया तुफैल, आप क्या कह रहे हो? गेम है, क्या कहना चाह रहे हो? एंटीसीरा या फिर एंटीटॉक्सिन्स होते हैं, दीज आर द मटेरियल विच आर प्रिपेयर्ड इन एनिमल और नॉन ह्यूमन सोर्सेज सच एज हॉर्सेज, यानी इनको हम नॉन ह्यूमन उसमें जो है सोर्सेज में इनको हम प्रिपेयर करते हैं, एंटीटॉक्सिन्स या एंटीसीरा जिन्हें कहते हैं, और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो हम ह्यूमन बीइंग में उसे इंजेक्ट कर देते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन की, जैसे हेपेटाइटिस ए, मीजल्स, रेबीज, टेटनस और मम्स वगैरह हैं। स्पेसिफिक में जैसे अगर सिर्फ हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन हो रही है फॉर एग्जांपल, तो वो स्पेसिफिक में आ जाएगा। हेपेटाइटिस बी है, वेरिसेला जोस्टर है, डिफ्थेरिया है। और नॉन ह्यूमन एंटीसीरा डिफ्थेरिया है, टेटनस है, गैस गैंग्रीन है, बॉटुलिज्म है और रेबीज है। इन डिजीजेस के अगेंस्ट है। वैक्सीनेशन क्या है बेटा? इट इज़ अ मेथड ऑफ गिविंग एंटीजन टू स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स थ्रू एक्टिव इम्यूनाइजेशन, यानी हम इसमें ओके मारिया तुफैल, ठीक है, समझ आ गई मुझे। आप न्यूमोनिक बता रहे थे, ठीक है जी। वैक्सीनेशन में यही होता है बेटा, हम एंटीजन बॉडी में डाल देते हैं और जाहिर है वो हमारी बॉडी का जो इम्यून रिस्पांस है, दिस इज एक्टिव इम्यूनाइजेशन ना, तो वो हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्स करना शुरू करती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेती है। अ वैक्सीन इज एन इम्यूनो बायोलॉजिकल सब्सटेंस विच इज डिजाइंड टू प्रोड्यूस द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ गिवन डिजीज। अ वैक्सीन इज एंटीजेनिक बट नॉट पैथोजेनिक, वो सेम उसी तरह से बनाई जाती है जो एंटीजन होता है, बट दिस इज नॉट पैथोजेनिक, डिजीज कॉज नहीं करती, बट एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज की मौजूद होती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी उसको एज एन एंटीजन लेती है और फिर बॉडी में हमारे जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है या एंटीबॉडीज होती हैं वो बन जाती हैं। ठीक है जी, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ओके अब हर्ड इम्यूनिटी जो आजकल बहुत कोरोना से रिलेटेड भी आपने नाम सुन रखा होगा। Herd immunity, also known as population immunity, it is a concept which is used for vaccination in which a population can be protected from a certain virus if a threshold of vaccination is reached. Herd immunity is achieved by protecting people from a virus, not by exposing them to it. Herd immunity की ये मैं आपको पिक्चर से समझाती हूँ उसकी एग्जांपल। इसमें ये होता है कि पहली रो में देखिए सस्पेक्टेड एक जहर ट्रांसमिटिंग केस है, फॉर एग्जांपल कोरोना की हम बात कर लेते हैं, एक शख्स है जिसको कोरोना है, सो ऑब्वियसली उसके आसपास जितने भी लोग मौजूद हैं दे आर ससेप्टेबल। क्यों? क्योंकि जाहिर है उनको भी कोरोना हो सकता है, और जो ट्रांसमिटिंग केस है इस शख्स की वजह से अगर एक ससेप्टेबल को कोरोना हो गया, स्प्रेड हो गया, तो इट मीन्स वो ट्रांसमिटिंग केस बन गया और ससेप्टेबल जो है वो भी अब नेक्स्ट ट्रांसमिटिंग केस बन गया। इस तरह से ये डिजीज स्प्रेड होती रहेगी। लेकिन अगर हमें पता है कि ये एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि डिजीज़ को ट्रांसमिट कर सकता है, हमें पता लग गया, अगर उसके इर्द गिर्द मौजूद यानी जो ससेप्टेबल पर्सन है उसको अगर हमारे पास अभी तो खैर फिलहाल वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन अगर वैक्सीन मौजूद हो किसी
भी स्पेसिफिक डिजीज से रिलेटेड, हम उसे अगर वैक्सीनेशन लगा दे तो वो शख्स इम्यून हो जाएगा अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिजीज। और जब ये दरमियान वाला जो ससेप्टेबल पर्सन है, जब वो इम्यून हो गया तो वो आगे किसी को ये डिजीज स्प्रेड नहीं कर सकता। इस तरह से अगर एक थ्रेश होल्ड हम अचीव कर ले किसी पॉपुलेशन में, यानी हर एक शख्स को नहीं लेकिन एक नंबर ऑफ पीपल अगर उस डिजीज से इम्यून हो जाए या एक्टिवली डिजीज होने के बाद वो एक्टिवली इम्यून हो जाए, एक्टिवली नेचुरल, यानी दो मेथड आपको बताया ना एक्टिव इम्यूनाइजेशन के, अगर वो नेचुरली डिजीज होने की वजह से उस डिजीज के अगेंस्ट उनके अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है, तो वो एक थ्रेश होल्ड अगर हमें अचीव हो जाएगा तो हम उस डिजीज के स्प्रेड को जो है वो रोक सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। वैक्सीन की जो टाइप है बेटे, लाइव वैक्सीन होती हैं, एटेनुएटेड लाइव वैक्सीन होती हैं, इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन होती हैं, जिनमें बेसिकली वो जो इम्यूनो सॉरी जो एंटीजेंस होते हैं उनको किल करके वैक्सीन बनाई जाती है। टॉक्सॉइड जो अभी आपको बता दिया, किसी भी डिजीज को ज़ाहिर है स्प्रेड करने के लिए जो टॉक्सॉइड है उनकी हम पैथोजेनिसिटी ख़त्म करके उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन हैं, सरफेस एंटीजन हैं, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जैसे हेपेटाइटिस बी वगैरह की है। जी मालिया तोफैल, यू आर ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है आपने। ससेप्टेबल का मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड भी है, लेकिन नॉट इन कोरोना केस में तो देखो आपको पता है कि बिल्कुल इम्यूनिटी की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अच्छा खासा कोई इम्यून शख्स भी है उसको भी ये डिजीज़ हो जाती है। सो बट यू आर राइट, ससेप्टेबल मीन्स यही होता है कि कोई भी ऐसा शख्स जो डिजीज़ को जो इजीली कैच कर सकता है। ठीक है। Live vaccines are made from live infectious agent without any amendment. The only live vaccine is variola smallpox के लिए जो वैक्सीन बनाई गई थी, it was made of live vaccine या cowpox virus, which is not pathogenic but antigenic, giving a cross immunity for variola. Live attenuated vaccines, virulent pathogenic organisms are treated to become attenuated and avirulent but antigenic. इसमें हम क्या करते हैं, वायरुलेंट पैथोजेनिक का मतलब जो डिजीज कॉज करने वाले पैथोजेनेसिस होते हैं उनको हम थोड़ा सा कुछ ट्रीटमेंट उसकी इस तरह से करते हैं कि वो उनको एवायरुलेंट बना देते हैं। हम एंटीजेनिसिटी उसकी बरकरार रहती है लेकिन उसकी पैथोजेनेसिटी को हम खत्म कर देते हैं। दे हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू इंड्यूस फुल ब्लोन डिजीज बट रिटेन देयर इम्यूनोजेनिसिटी। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू पर्सन विद सुप्रेस्ड इम्यून रिस्पॉन्सेज। लेकिन जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स हैं वो ऐसे लोगों को, आपने जो फॉलोइंग अभी कुछ लोग मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ, कंडीशन डिस्कस करूंगी, उनको हम इसलिए ये नहीं देते बेटा क्योंकि ये एक्टिव रिस्पॉन्स जाहिर एक्टिव इम्यूनिटी है। आप लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन अंदर डाल रहे हैं तो उसमें जाहिर है सॉरी एक्टिव है लेकिन वो है क्या नाम है, नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। तो उसमें जाहिर है बॉडी का रिस्पांस तो ज़रूर आना होता है। जब बॉडी का रिस्पांस आना होता है तो इसलिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि पेशेंट आपका ल्यूकीमिया या लिम्फोमा का पेशेंट तो नहीं है, आपके पेशेंट को कोई और मेलिग्नेंसीज तो नहीं है, यानी वो फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। ऐसे पेशेंट जो स्टेरॉइड के ऊपर होते हैं वो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कोई मेटाबॉलिक चेंजेस आ रही हैं वो भी। और बेटे जो जो रेडिएशंस पे होते हैं या फिर प्रेगनेंसी, ये वो सिचुएशंस होती हैं जिनमें हम इस तरह के रिस्क नहीं ले सकते। तो इसलिए आप लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो हैं वो ऐसे लोगों को नहीं देते। उसके बाद इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन है। ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड और इनएक्टिवेटेड बाय हीट और केमिकल्स बट रिमेन एंटीजेनिक। दे आर यूजुअली सेफ बट लेस इफेक्टिव देन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। द ओनली एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन टू देयर एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सिवियर लोकल और जनरल रिएक्शन टू अ प्रीवियस डोज। फिर टॉक्साइड्स क्या होते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड बाय डिटॉक्सिफाइंग द एक्सोटॉक्सिन्स ऑफ सम बैक्टीरिया रेंडरिंग देम एंटीजेनिक बट नॉट पैथोजेनिक। यानी आपको पता है एंडोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं, बैक्टीरिया के जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं उनको हम बेसिकली उनकी जो टॉक्सिसिटी है उसे हम ख़त्म कर देते हैं, उन्हें हम डिटॉक्सिफाई करते हैं, डिटॉक्सिफाई करके हम इन्हें प्रिपेयर करते हैं। एडजुवेंट इज यूज टू इंक्रीज द पोटेंसी ऑफ वैक्सीन। द एंटीबॉडीज विच आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस टॉक्साइड एडमिनिस्ट्रेशन neutralizes the toxic moiety produced during infection rather than act upon the organism itself. In general, toxoid are highly efficacious and same immunizing agent. इसमें फिर ये होता है कि जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाती हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम जब भी इस किस्म का कोई भी बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होगा जो ये स्पेसिफिक टॉक्सिन रिलीज करेगा, तो हमारी बॉडी क्या करती है कि उस टॉक्सिन के जो असर है, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद हैं, वो उसके अगेंस्ट पैदा हो चुकी हैं, तो वो जो उसकी टॉक्सिसिटी का इफेक्ट होता है ना, उसको बेसिकली उसका कोई असर फिर हमारी बॉडी के ऊपर नहीं होता, उस टॉक्सिसिटी के इफेक्ट को वो ख़त्म कर देती हैं।
पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड या सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन्स है. दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्टेड सेलुलर फ्रैक्शंस सच एज मेनिंगोकोकल वैक्सीन्स फ्रॉम द पॉलीसेकेराइड एंटीजन ऑफ द सेल वॉल, द न्यूमोकोकल वैक्सीन फ्रॉम द पॉलीसेकेराइड कंटेन्ड इन द कैप्सूल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एंड हेपेटाइटिस बी पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन्स. देयर एफिकेसी एंड सेफ्टी अपीयर टू बी हाई. सेफ सरफेस एंटीजन्स हैं जो मैंने आपको पहले बताया था. रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन उसके लिए, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के लिए, इट इज प्रिपेयर्ड बाय क्लोनिंग हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन. हेपेटाइटिस बी वायरस के ऊपर, उसकी सरफेस के ऊपर जो एंटीजन मौजूद होते हैं उसकी हम क्लोनिंग कहते हैं यीस्ट सेल के अंदर. और फिर जाहिर है उसकी जब क्लोनिंग हो जाएगी उस तरह का हमारे पास जो एंटीजन है वो बन जाएगा, लेकिन उसकी पैथोजेनिसिटी तो उसके अंदर नहीं होगी. सो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन प्रोड्यूस्ड इज देन यूज्ड फॉर वैक्सीन प्रिपरेशन. देयर एफिकेसी एंड सेफ्टी आल्सो अपीयर टू बी हाई. टाइप ऑफ वैक्सीन जो पहले आपको बता दिया, लाइव वैक्सीन स्मॉल पॉक्स है, लाइव एटेनुएटेड में एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको. बीसीजी है बेटा, टाइफॉइड ओरल है, प्लाग है, ओरल पोलियो, येलो फीवर के लिए, मीजल, मम्स, रूबेला, इन्फ्लुएंजा के लिए और टाइफॉइड फीवर के लिए. किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स में टाइफॉइड, कॉलरा, पर्टूसिस, प्लाग, रेबीज, इंट्रामस्कुलर इन्फ्लुएंजा, जापानीज इनकेफेलाइटिस, ठीक है. और बेटे टॉक्सॉइड, डिप्थीरिया और टेटनस से प्रिवेंशन के लिए टॉक्सॉइड वैक्सीन्स बनाई गई. और सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन्स में मेनिंगोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन है, न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी की पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन्स है, और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन्स है. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डीप सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर रूट्स हैं मोस्टली वैक्सीन्स का. ओरल रूट भी है, जैसे ओरल बीसीजी वैक्सीन भी है, ओरल पोलियो ड्रॉप्स भी हैं, ठीक है. इंट्राडर्मल रूट भी है जैसे बीसीजी वैक्सीन का है. और स्कैरिफिकेशन स्कार जिसमें बन जाते हैं स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है. इंट्रा नेजल रूट भी है, लाइव एटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन. स्कीम ऑफ इम्यूनाइजेशन, प्राइमरी वैक्सीनेशन, वन डोज वैक्सीन्स हैं. प्राइमरी वैक्सीनेशन वो होंगी जिनकी यानी पहली डोज, या आप जैसे मैंने आपको पूरा ईपीआई प्रोग्राम पढ़ाया था उसमें. सो वन डोज वैक्सीन्स हैं यानी बीसीजी वेरियोला है, मीजल्स के अगेंस्ट है, मम्स है, रूबेला, येलो फीवर के. मल्टीपल डोजेस वैक्सीन्स हैं जैसे पोलियो के बार बार ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, डीपीटी के आपको पता है 3-4 डोजेज हैं. हेपेटाइटिस बी की हैं, ठीक है बेटा. ये प्राइमरी वैक्सीनेशन है जिसमें सिंगल डोज वैक्सीन्स भी हैं और उनकी मल्टीपल डोजेस भी मौजूद हैं. बाकी बूस्टर वैक्सीनेशन है टू मेंटेन द इम्यूनिटी लेवल आफ्टर इट डिक्लाइंस आफ्टर सम टाइम हैज इलेफ्ट, जैसे एमएमआर, मीजल्स, मम्स, रूबेला की, डिप्थीरिया के लिए. और जो एग्जैक्टली डिप्थीरिया के लिए हम लगाते हैं. ये बेसिकली बूस्टर वैक्सीनेशन यानी बूस्टर डोज लगा देते हैं जो एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी लेवल आपकी बॉडी में प्रोड्यूस कर देती है. उसका फिर एक टाइम पीरियड होता है, सबको आपको पता है डिफरेंट होता है कि इतने साल के बाद आपको फिर डोज लगाने की ज़रूरत पड़ेगी. पीरियड ऑफ मेंटेन्ड इम्यूनिटी ड्यू टू वैक्सीनेशन शॉर्ट पीरियड भी होता है, जैसे कुछ मंथ्स तक होता है. ये मैंने आपको सब बात अभी डिस्कस की थी कि पीरियड के अकॉर्डिंगली भी हम इम्यूनिटी को डिवाइड कर सकते हैं कि कितने टाइम तक ये जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी बॉडी को. तो शॉर्ट पीरियड वाली कुछ मंथ्स के लिए प्रोवाइड करती है, जैसे एग्जांपल है कॉलरा वैक्सीन की. तो बेटे 2 ईयर्स तक भी हो सकती है जैसे टैब वैक्सीन है, 3 to 5 ईयर्स जैसे डीपीटी की वैक्सीन है, 5 और मोर ईयर जैसे बीसीजी की वैक्सीन है, 10 ईयर्स तक जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जैसे येलो फीवर वैक्सीन्स है. और इसके अलावा सॉलिड इम्यूनिटी है जैसे मीजल्स, मम्स एंड रूबेला की वैक्सीन्स है, या जिसे हमने एमएमआर भी कहते हैं. ठीक है जी, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको. और स्टूडेंट मेरे साथ हैं या गायब हो गए हैं सारे? ओके. सॉलिड इम्यूनिटी जैसे बेसिकली जिसमें जो मैंने आपको हर्ड इम्यूनिटी का जिक्र किया ना, ये उसी से रिलेटेड है, उसी तरह की इम्यूनिटी के लिए यूज़ होता है. और बाकी टैब वैक्सीन है जो टाइफॉइड वगैरह के लिए यूज़ होती है. अच्छा, लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस अगर हम देखें तो एब्सोल्युटली प्रोटेक्टिव यानी 100% जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, जैसे येलो फीवर, उनको हम एब्सोल्युटली प्रोटेक्टिव वैक्सीन्स कहते हैं. जैसे एग्जांपल है येलो फीवर वैक्सीन की. और जो ऑलमोस्ट एब्सोल्युटली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है यानी
99% आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। वेरियोला, मीजल, मम्स, रूबेला वैक्सीन है, डिफ्थेरिया और टेटनस टॉक्सॉइड्स हैं और हाईली प्रोटेक्टिव है, यानी 80 to 95% तक केसेस को प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। उसमें बेटा पोलियो की है, बीसीजी की, हेपेटाइटिस बी की, परटूसिस की वैक्सीन है और जो मॉडरेटली प्रोटेक्टिव होती हैं 40 to 60% है, जैसे टैब है, टाइफॉइड की, कॉलरा की वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा किल्ड वैक्सीन है। द कोल्ड चेन जो एक और ऑब्जेक्टिव है हमारे इस यूनिट का, कोल्ड चेन के बारे में भी थोड़ा हम देख लेते हैं क्या है, बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं। द कोल्ड चेन इट इज़ अ सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन एट लो टेम्परेचर from the manufacturer to the actual vaccination site. The cold chain system is necessary because vaccine failure may occur due to failure to store and transport under strict temperature control. So cold chain का मतलब यही है कि जो उसका रिक्वायर्ड लो टेम्परेचर है उसमें आपने इंश्योर करना है कि जो आपकी ये वैक्सीन है वो ट्रांसपोर्ट हो, यानी जहाँ वो बन रही है मैन्युफैक्चरिंग से लेके फिर उसकी स्टोरेज, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, हर जगह पे इस चीज़ को आप मेंटेन रखें। और ज़्यादातर फेलियर वैक्सीन का रीज़न ये भी होता है कि हम टेम्परेचर को मेंटेन करने में, स्ट्रिक्ट टेम्परेचर मॉनिटरिंग और कंट्रोल और उसको मेंटेन करने में हम नाकाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम ऑल्दो वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर करते हैं लेकिन उसका कोई हमारे पास आउटकम नहीं आता। कोल्ड चेन इक्विपमेंट ज़ाहिर है कुछ ना कुछ हमें चाहिए होते हैं। कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: वॉक इन कोल्ड रूम्स, दे आर लोकेटेड एट रीजनल लेवल, मेंट टू स्टोर वैक्सीन्स अप टू 3 months एंड सर्व डिस्ट्रिक्ट्स। एक तो वॉक इन कोल्ड रूम्स कहलाते हैं, ये यानी लोकली मौजूद होते हैं और इनके पास तकरीबन ये 3 महीने तक वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं और इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो छोटी मोटी कम्युनिटीज़ है अपने जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें ये सप्लाई करें। इसके अलावा डीप फ्रीजर 300 लीटर्स के एंड आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर्स हैं, ठीक है। दे सप्लाइड टू ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड द WIC लोकेशंस टू स्टोर वैक्सीन्स। डीप फ्रीजर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग आइस पैक्स एंड टू स्टोर ओरल पोलियो वायरस जो वैक्सीन्स हैं एंड मीजल्स वैक्सीन्स। इसमें फिर जाहिर है अगर आपके पास डीप फ्रीजर्स वॉक इन, एक तो कोल्ड रूम आपको बता दिए, इसके अलावा डीप फ्रीजर्स मौजूद हैं, उसमें भी फिर वो क्या करते हैं कि ज़ाहिर है वहीं पे, तो आपने देखा भी होगा जब पोलियो के जो ड्रॉप्स पिलाने आते हैं तो आपने देखा है कि इसी तरह से होता है। वो उसमें फिर एक तो उसके अंदर सेफ रखते हैं, फिर जब हमें चाहिए होती है लेके जाना है बच्चों को पिलाने हैं तो उसी तरह आइस क्यूब्स वगैरह यानी उन्हीं फ्रीजर्स के अंदर से फिर आइस पैक्स के साथ उन्हें रखा जाता है और उससे जाहिर है फिर उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है बेटा। उसके बाद स्मॉल डीप फ्रीजर्स हैं, तकरीबन 140 लीटर जिनकी कैपेसिटी होती है। वन सेट इज़ प्रोवाइडेड टू द PHCs एंड फैमिली प्लानिंग सेंटर्स। वो जो आपके प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, जाहिर है उसके प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के जो सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वहाँ, और जो ये फैमिली प्लानिंग सेंटर्स हैं यहाँ पे उन्हें वो प्रोवाइड किए जाते हैं। कोल्ड बॉक्सेस हैं, कोल्ड बॉक्सेस आर सप्लाइड टू ऑल पेरिफेरल सेंटर्स. These are used mainly for transportation of the vaccines. Vaccine carriers, they are used to carry small quantities of vaccines, any 16 to 20 vials for the out of reach session. 4 fully frozen ice packs are used for lining the sides and vials of DPT, DT, TT and diluents, यानी जिसके अंदर ज़ाहिर dilute करना है, should not be placed in direct contact with frozen ice packs. Vaccines को रखते हैं लेकिन उसे डायरेक्टली नहीं रखा जाता, diluents को the carrier should be closed tightly. इसके अलावा ice packs इस्तेमाल होते हैं, the ice packs contain water and no salt should be added to it. Among the vaccines, polio is the most sensitive to heat, requiring storage at minus 20 degrees centigrade. Vaccines which must be stored in the freezer compartment are polio and measles. Vaccine which must be stored in the cold part but never allowed to freeze are typhoid, DPT, tetanus, toxoid, DT, BCG and diluents.
Hazards of immunization. No immune response is entirely free from the risk of adverse reaction or a remote sequel. The adverse reactions that may occur may be grouped under the following heads: reactions inherent to inoculation, reactions due to faulty techniques, reaction due to hypersensitivity, neurological involvement, provocative reactions and others. ठीक है, रिएक्शंस इनहेरेंट टू इनोकुलेशन अब हम इन्हें एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं. दीज में बी लोकल जनरल रिएक्शंस. द लोकल रिएक्शंस में बी पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, टेंडरनेस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ स्मॉल नोड्यूल और स्टेराइल एब्सेस एट द साइट ऑफ injection. The general reaction may be fever, malaise, headache, and other constitutional symptoms. Most killed bacteria vaccines, such as typhoid, cause some local and general reactions. Diphtheria and tetanus toxoid and live polio vaccine cause little reaction. ठीक है, यानी कोई भी जो वैक्सीन है, जो वैक्सीनेशन है, उसे ऑब्वियसली आप मारिया तो फैल क्या कहना चाह रहे हो बेटा आप? कोल्ड चेन स्टोन ट्रांसफर वैक्सीन मूव थ्रू. जी, मैंने यही आपको पढ़ाया. आप क्या कहना चाह रहे हो मारिया? अच्छा जी. जो भी ज़ाहिर है वैक्सीन्स होंगी उनकी कोई ना कोई चाहे थोड़े या ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे ना. तो ये वही है कि डिफरेंट उसमें रिएक्शन ये आपको बताया तो सिंपल पेन है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, टेंडरनेस है, छोटे से पोस्ट्यूल बन जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें आ जाती हैं. यानी लोकल जो रिएक्शंस होते हैं उनमें रिएक्शन इनहेरेंट टू इनओकुलेशन. उसके बाद रिएक्शन ड्यू टू फॉल्टी टेक्निक. ज़ाहिर है ये तो अगर आपकी टेक्निक में कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली उसकी वजह से भी रिएक्शंस होंगे. फॉल्टी टेक्निक्स में रिलेट टू फॉल्टी प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन हो सकती है बेटा, वैक्सीन ही सही प्रोड्यूस नहीं की गई. टू मच वैक्सीन गिवन इन वन डोज, इम्प्रॉपर इम्यूनाइजेशन साइट और रूट, जिस तरह से हम राइट्स पढ़ते हैं ना मेडिकेशन के, सेम वही है. वैक्सीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड विद इनकरेक्ट डाइल्यूट. इनकरेक्ट डाइल्यूट आपने यूज़ किया, उसके अंदर उसे बना लिया, या फिर डाइल्यूट की अमाउंट रॉन्ग थी. ड्रग सब्सटीट्यूटेड फॉर वैक्सीन और डाइल्यूएंट, कोई चीज़ का दूसरे का सब्सटीट्यूट आपने यूज़ कर लिया. वैक्सीन प्रिपेयर्ड इनकरेक्टली फॉर यूज़. वैक्सीन और डाइल्यूएंट कंटामिनेटेड थे. वैक्सीन स्टोर्ड इनकरेक्टली. कॉन्ट्राइंडिकेशंस इग्नोर्ड, यानी आपने कॉन्ट्राइंडिकेशन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि जी हर एक को लगा दो ये वैक्सीनेशन. जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल्स दी थी कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को नहीं लगानी जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ वैक्सीन. तो इन चीज़ों का अगर आपने ख्याल नहीं रखा. बाकी रिकंस्टिट्यूटेड वैक्सीन ऑफ वन सेशन ऑफ इम्यूनाइजेशन यूज्ड अगेंस्ट एट सब्सिक्वेंट सेशंस. Use of improperly sterilized syringes and needles carry the hazard of hepatitis B virus and staphylo and streptococcal infection. यानी उसमें आप बजाय इसके कि उन्हें जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, आप बल्कि उनके लिए जो है वो डिजीज कॉज कर सकते हैं. अच्छा चलें, अभी अजान भी हो रही है तो हम यहाँ स्टॉप कर लेते हैं अजान सुनने पहले. ओके स्टूडेंट्स, अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें. सब स्टूडेंट जल्दी जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लेंगे. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में हमारी अगर ऑब्वियसली आई थिंक आपकी भी हैं समर वेकेशन, उसके बाद फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे. अब तमाम स्टूडेंट अटेंडेंस मार्क करवा दें.
ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे. एंजॉय योर वेकेशंस. एंड मारिया, वी आर नॉट ऑन वेकेशंस, वी आर ऑन ड्यूटी. दिस वेकेशंस आर जस्ट फॉर यू स्टूडेंट्स. एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.